इब्राहिम ट्राओरे बुर्किना फासो के 36 साल के युवा नेता दुनिया के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। लेकिन उनकी खासियत सिर्फ उनकी उम्र नहीं है, बल्कि उनके साहसिक और प्रभावशाली फैसले हैं जिन्होंने उन्हें न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरे अफ्रीका में एक प्रेरणादायक और शक्तिशाली नेता बनाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इब्राहिम ट्राओरे इसी तरह तेजी से आगे बढ़ते रहे तो जल्द ही वे न केवल अफ्रीका बल्कि मध्य पूर्व और पूरे मुस्लिम विश्व में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली नेताओं में शुमार हो सकते हैं। उनके कदमों ने पश्चिमी देशों के लिए चुनौतियां खड़ी की हैं, क्योंकि वे अपने देश को विदेशी नियंत्रण से मुक्त कराने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे में ऐसा क्या खास है जो उन्हें इतना असरदार बनाता है और क्यों उन्हें पश्चिमी देशों के लिए खतरा माना जा रहा है। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश 1960 में फ्रांस से आजाद हुआ था, लेकिन ये आजादी सिर्फ नाम की थी। फ्रांस ने इस देश को अप्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में रखा। देश का शासन, अर्थव्यवस्था, व्यापार और सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, खासकर सोना, सभी पर फ्रांस का दबदबा था। बुर्किना फासो दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडारों में से एक है, लेकिन इसका फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिलता था। सोने का खनन और प्रसंस्करण फ्रांसीसी कंपनियां करती थीं, जिसके कारण देश का सोना विदेशी कंपनियों के पास जाता था। देश में सोने की रिफाइनरी तक नहीं थी, क्योंकि फ्रांस ने कभी ऐसी सुविधाओं को विकसित होने नहीं दिया। फ्रांस ने बुर्किना फासो और आसपास के कई अफ्रीकी देशों के साथ ऐसे समझौते किए थे जिनके तहत वह सुरक्षा के नाम पर अपनी सेना इन देशों में तैनात कर सकता था। इन समझौतों की वजह से बुर्किना फासो जैसे देश फ्रांस पर पूरी तरह निर्भर हो गए। देश की मुद्रा, विदेशी भंडार और व्यापार भी फ्रांस के नियंत्रण में थे। नतीजा ये हुआ कि बुर्किना फासो, जो सोने जैसे मूल्यवान संसाधनों से भरा था, फिर भी गरीबी, भूखमरी, अपराध और राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा। देश का 80% निर्यात सोने से आता था, लेकिन इसके बावजूद लोग गरीबी में जी रहे थे, क्योंकि उनका अपना संसाधन उनके काम नहीं आ रहा था। इन हालातों ने लोगों में गुस्सा भड़काना शुरू कर दिया। 2010 के दशक से देश में राजनीतिक अशांति बढ़ने लगी। अलग अलग समूहों ने हथियार उठा लिए और हालात बिगड़ते चले गए। 2015 में हुए चुनावों में क्रिश्चियन काबोरे को राष्ट्रपति चुना गया, जिन्हें फ्रांस का समर्थन हासिल था। उस समय बुर्किना फासो में फ्रांसीसी सेना भी मौजूद थी, लेकिन काबोरे के शासन में हालात और खराब हो गए। गरीबी, भूखमरी और असुरक्षा बढ़ती गई। आखिरकार जनवरी 2022 में बुर्किना फासो की सेना ने देश के बिगड़ते हालात का हवाला देकर तख्तापलट कर दिया। उन्होंने क्रिश्चियन काबोरे को हटाकर देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस तख्तापलट का नेतृत्व एक सैन्य जनरल पॉल हेनरी दामीबा ने किया, लेकिन दामीबा भी लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। उन्होंने न तो लोगों के लिए किए वादे पूरे किए, न ही सेना को आधुनिक हथियार और संसाधन उपलब्ध करा सके। सेना के जवानों को वेतन तक समय पर नहीं मिल रहा था। नतीजा ये हुआ कि सेना के ही कुछ वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने दामीबा को सत्ता में लाने में मदद की थी, उनसे नाराज हो गए। मात्र 8 महीने बाद सितंबर 2022 में सेना ने एक और तख्तापलट किया। इस बार दामीबा को हटाकर एक नए नेता को सत्ता सौंपी गई, और वो नेता थे इब्राहिम ट्राओरे। ट्राओरे ने सत्ता संभालते ही ऐसे कदम उठाए जिन्होंने दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद जनवरी 2023 में ट्राओरे ने फ्रांस के साथ बुर्किना फासो के रक्षा समझौते को रद्द कर दिया। यह एक बड़ा और साहसिक कदम था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। शुरू में कई लोगों को लगा कि फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश को बुर्किना फासो जैसे छोटे देश से बाहर निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन ट्राओरे ने न सिर्फ समझौता रद्द किया, बल्कि फ्रांस को 1 महीने का समय देकर अपनी सेना को देश छोड़ने का आदेश दिया। फ्रांस ने भी ट्राओरे के इस कड़े रुख को देखते हुए चुपचाप अपनी सेना बुर्किना फासो से हटा ली। यह ट्राओरे का पहला बड़ा कदम था जिसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, खासकर पश्चिमी मीडिया का ध्यान उनकी ओर खींचा। इसके बाद ट्राओरे रूस गए और वहां अफ्रीकी नेताओं के सामने पश्चिमी देशों के औपनिवेशिक सिस्टम की आलोचना की। उन्होंने फ्रांस का नाम लिए बिना पश्चिमी देशों के शोषण पर निशाना साधा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद रूस ने बुर्किना फासो की सेना को प्रशिक्षण और सहायता देने का वादा किया। रूस ने अपने विशेषज्ञों को बुर्किना फासो भेजा ताकि वहां की सेना को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके अलावा रूस ने भविष्य में और सहयोग बढ़ाने का आश्वासन भी दिया। ट्राओरे ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए चीन से सैन्य वाहन खरीदे और तुर्की से ड्रोन लिए, जो बुर्किना फासो की सेना को देश के भीतर मौजूद विद्रोही समूहों से लड़ने में मददगार साबित हुए।
इन प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि लगभग 21 लाख बेघर लोगों में से 3 लाख लोग अपने घरों को लौट सके। बुर्किना फासो की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्राओरे ने देश की सबसे बड़ी संपत्ति यानी सोने पर ध्यान दिया। 2023 में उन्होंने देश की पहली सोने की रिफाइनरी की नींव रखी। ये रिफाइनरी न सिर्फ बुर्किना फासो की अर्थव्यवस्था को बदल देगी बल्कि हजारों नौकरियां भी पैदा करेगी। इसके अलावा उनकी सरकार ने विदेशी कंपनियों से सोने की खदानों के परमिट छीन लिए और 2 खदानों को राष्ट्रीयकृत कर दिया, जिनका मालिकाना हक पहले ब्रिटिश कंपनियों के पास था। ट्राओरे का मकसद था कि देश का सोना देश के लोगों के लिए काम आए। अगस्त 2024 में ट्राओरे ने एक और बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले $32 मिलियन के कर्ज को ठुकरा दिया। उनका कहना था कि अफ्रीकी देशों के पास वो सब कुछ है जिससे वे अपनी तरक्की खुद कर सकते हैं। वे नहीं चाहते थे कि उनका देश पश्चिमी संस्थानों के कर्ज के जाल में फंसे। कृषि क्षेत्र को बेहतर करने के लिए ट्राओरे ने चीन से ट्रैक्टर, मोटर पंप, उर्वरक और अन्य उपकरण मंगवाए और इन्हें अपने देश के किसानों में मुफ्त बांट दिया। इससे न सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ेगा बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इसके अलावा खाद्य संकट से निपटने के लिए जनवरी 2025 में रूस ने बुर्किना फासो को 25,000 टन गेहूं दान किया। बुर्किना फासो में बिजली की कमी भी एक बड़ी समस्या है। देश की 69% आबादी को बिजली उपलब्ध नहीं है और जो 21% लोग बिजली का उपयोग करते हैं उन्हें भी यह पूरे दिन नहीं मिलती। इस समस्या से निपटने के लिए ट्राओरे ने चीन की मदद से 25 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का काम शुरू किया। साथ ही लंबे समय के लिए उन्होंने रूस से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद मांगी। 2023 के रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन में इस पर सहमति बन गई थी। अगर यह परमाणु संयंत्र बन जाता है तो बुर्किना फासो दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरा अफ्रीकी देश होगा जो परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाएगा। देश में सड़कों और बुनियादी ढांचे की हालत भी खराब है। कई जगहों पर सड़कें ऐसी हैं मानो 17वीं या 18वीं सदी में हों। इस समस्या को हल करने के लिए ट्राओरे की सरकार ने बड़े सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू किया है ताकि देश में कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। इन सभी कदमों की वजह से इब्राहिम ट्राओरे ने कम समय में ही बुर्किना फासो के लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। उनके प्रयासों ने न सिर्फ उनके देश को बल्कि पूरे अफ्रीका को प्रेरित किया है। कई लोग उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं जो अपने देश को विदेशी शोषण से मुक्त कराने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इन सब चीजों को देखकर शायद कुछ बातें सामान्य लगें, लेकिन अगर इन्हें बुर्किना फासो या इसके आसपास के देशों के नजरिए से देखें तो ये किसी नई जिंदगी से कम नहीं है। पिछले 50-60 सालों से या कुछ मामलों में 100 सालों से इन देशों के लोग ऐसी उम्मीद की तलाश में थे। यही वजह है कि इतने कम समय में इब्राहिम ट्राओरे पूरे अफ्रीका में मशहूर हो गए हैं और एक आदर्श नेता बन चुके हैं। आपके विचार में इब्राहिम ट्राओरे की ये कहानी कैसी है? क्या उनकी ये कोशिशें वाकई अफ्रीका के भविष्य को बदल सकती हैं? अपने विचार जरूर साझा करें।